कोई है नहीं अभी, है ना? अभी कोई है क्या? मासी है। नमस्कार। अंशु जी, आप हैं क्या वहाँ? अभी शुरू करना है या 5-7 मिनट और लोगों की राह देखना चाहते हैं? मासी के लिए डिस्टर्बेंस आ रही है। अब ठीक है क्या? मीनू जी ने लिखा था कि डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या अब ठीक है? शुरू करें क्या? अंशु जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेखा सेठी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आज का ये जो सेशन है, वैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे मित्र लोग हैं, श्रद्धा जी हैं, रेखा उप्रेती हैं और लोग भी हैं, लेकिन अंशु चौधरी जो चिंतन का पेज संभवतः चलाते हैं, जिन्होंने मुझे संपर्क किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ विद्यार्थी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्त्री विमर्श पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो जो भी मैं बातचीत करूंगी, मैं इस बात का ध्यान रखते हुए ही करूंगी कि यह बातचीत विद्यार्थियों के लिए है मुख्यतः। कुछ मेरे अपने विद्यार्थी भी हैं जो अभी इसमें जुड़ेंगे। तो अंशु जी ने जो बात शुरू की थी वो ये थी कि मैडम आप स्त्री विमर्श पर कुछ बातचीत कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि स्त्री विमर्श को तो हम उस तरह नहीं उस पर बात करते हैं, हम तो स्त्री कविता पर बात करते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं स्त्री कविता पर बात कर सकती हूँ। लेकिन उनका ये सवाल मेरे मन में अटका रहा। इसलिए अटका रहा कि क्योंकि ये छात्रों की बात है और छात्र अधिकांशतः
जो भी उनका पाठ्यक्रम है उसमें स्त्री विमर्श ही पढ़ते हैं। अब अगर हम स्त्री विमर्श को लें तो निश्चित तौर पे जो पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकता के साथ समाज के हाशियाकृत वर्ग की जो बात आई उसमें जो अस्मिता मूलक विमर्श खड़े हुए, तो स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श के ही समानांतर एक रूप ग्रहण करता है। उसके जो बुनियादी सरोकार थे वो सबसे ज़्यादा इस बात पे बल दे रहे थे कि जेंडर की जो अवधारणा है ये सामाजिक अवधारणा है, जबकि जो लिंग है व्यक्ति का वो प्रकृति प्रदत्त है। यानी जो भेदभाव है वो प्राकृतिक तौर पर नहीं हो रहा है, बल्कि समाज जिस तरह से स्त्री और पुरुष का अंतर कर रहा है उसके कारण असमानता पैदा हो रही। इस विमर्श का जो प्रमुख संदर्भ बिंदु था वो पितृसत्ता था। मतलब पितृसत्ता के कितने रूप हो सकते हैं और उनके बरक्स स्त्री अस्मिता को कैसे जताया जा सकता है, और पूरी यात्रा जो है स्त्री अस्मिता की वो कैसे पितृसत्ता के विरोध और संघर्ष एवं मुक्ति की कामना से जुड़ी हुई है। इसमें एक और ख़ास बात थी और वह थी यूनिवर्सल सिस्टरहुड, क्योंकि ये उस दौर की अस्मिता और मुक्ति की बात हम कर रहे हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न था। संचार क्रांतियां हो चुकी थी, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही थी। तो उस सारी स्थिति में ये ज़रूरी हो गया था कि सारे दुनिया भर की जो औरतें थीं अपने दुख दर्द में एक प्रकार से एक दूसरे के साथ एक बहनापा महसूस कर रही थी। अब ये एक तरह की यात्रा जो थी, जो मतलब सैद्धांतिक दृष्टि से इसमें और कुछ कुछ चीज़ें जुड़ रही थी, जैसे समान वेतन की मांग, अपनी देह पर अपने अधिकार की मांग, राइट टू अबॉर्शन के चलते। इसी तरह से पॉलिटिकल और जो आंदोलन थे उनमें स्त्रियों की भागीदारी के साथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात, कि अगर कभी ऐसा आणविक युद्ध होता है तो स्त्रियों की भूमिका कैसे शांति की देने वाली भूमिका होगी और वो शांति के प्रयत्न करेंगी। तो यानी ये जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड था, क्योंकि एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा इस व्यवधान के लिए। तो सवाल ये था कि ये जो शांति की अवधारणा है ये कहाँ से आएगी। ये शांति के प्रयत्न वो इसलिए करेंगी क्योंकि वे भी सताई गई हैं और उनकी हमदर्दी जो है वो दुनिया की तमाम औरतों के साथ है, तो एक रिश्ता उनके बीच में बन रहा है। तो ये उसके प्रमुख बिंदु थे जो हम जिसे स्त्री विमर्श के रूप में जानते हैं। अब उसमें फिर उसके तरह तरह के वो थे कि अगर मनोविश्लेषणवाद की दृष्टि से उसे देखा जाए, मार्क्सवादी चिंतन की दृष्टि से उसे देखा जाए, एक रैडिकल नारीवाद हो सकता है, एक अधिक मानवतावादी हो सकता है, या थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। तो यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्त्रीवाद की अवधारणाओं की बात की गई। मतलब उनका जो पूरा बलाबल था वो इस बात पर था कि वो मुक्ति की कामना का उनका स्वरूप क्या है और पितृसत्ता से वो कैसे जूझती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस स्त्री विमर्श के केंद्र में थी। इसकी अभिव्यक्ति हमें साहित्य, समाज और जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के विषय हो सकते हैं उन सब में दिखाई पड़ती है। हमारा संबंध साहित्य से अधिक रहा है, तो हमने
जो स्त्रीवाद देखा साहित्य में 90 के दशक से ही, वो कुछ इस तरह से देखा कि कविताएं देखी हमने तो सविता सिंह, अनामिका 2 प्रमुख स्वर थे जो घोषित तौर पर स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को और स्त्री की मुक्ति को या स्त्री के ऐतिहासिक संघर्ष को केंद्र में ला रहे थे। इसी समय पर जो कथा साहित्य लिखा जा रहा था उसमें कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां सामने आईं जिनमें स्त्री की यौन इच्छा और दैहिक मुक्ति को बहुत प्रमुखता मिली। इसी समय पर आत्मकथाएं सामने आईं और वो आत्मकथाओं का स्वर चौंका देने वाला था, क्योंकि आप याद रखिए कि जो भी हमारी लैंगिक अवधारणाएं हैं वो हमारी एक सामाजिक आदत से बनती हैं कि औरतों को एक खास तरह से देखने का हमें अभ्यास है, तो हम वही बातें सुनना चाहते हैं और उन्हीं के बीच हमारा चिंतन चलता रहता है। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि हिंदी साहित्य में अगर स्त्री सुबोधिनी से लेकर पतनशील पत्नियों के नोट्स तक की यात्रा को आप देखें तो तरह तरह की जिसे कहना चाहिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। स्त्रियों ने अपनी आवाज़ अलग अलग तरह से अभिव्यक्त की है। इसके साथ ही साथ एक दौर पोस्ट फेमिनिज्म का भी आया। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म था कि भाई अब ये जो पश्चिमी देश थे खास तौर पे, उनमें एक सीमा तक जिसे कहना चाहिए जो सामाजिक जनक्षेत्र था उसमें कुछ स्त्री पुरुष समानता हो गई थी, बराबर का वेतन मिलना या राजनीतिक भागीदारी के लिए वोट का अधिकार, इस तरीके से मतलब एक कुछ तरह का नेगोशिएशन हो गया था। तो पश्चिम में खास तौर पे जो पोस्ट फेमिनिज्म की बात की जाने लगी उसमें इको फेमिनिज्म, यानी जब हम अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें स्त्रीवाद की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा होने लगी। भाषा के क्षेत्र में चर्चा होने लगी। जूडिथ बटलर का नाम हम लेते हैं अक्सर कि जो भाषाओं में लैंगिक अंतर से जिस तरह के अर्थ की जो संभावनाएं हैं वो कैसे कैसे बदलती हैं, उन पर बात होने लगी। इसी बीच में एक थ्योरी इंटरसेक्शनैलिटी की भी सामने आई जो 1989 में मतलब ब्लैक फेमिनिज्म के साथ और के.डब्ल्यू. क्रेनशॉ ने वो थ्योरी को प्रस्तावित किया और उसके साथ उसके बहुत सारे लोगों ने उस थ्योरी पर काम किया। लेकिन इस थ्योरी का बल किस बात पे है? इस थ्योरी का बल इस बात पे है कि स्त्रीवाद एक रूप नहीं होता। और ये क्योंकि ब्लैक फेमिनिज्म की बात करती थी तो सोजोर्नर ट्रूथ, जो एक महिला जिन्हें कहा जाता है, सोजोर्नर का मतलब होता है कि जो यात्री होता है, तो जो उसने अपना नाम बदल कर सोजोर्नर ट्रूथ कर लिया और उसने ये सवाल खड़ा किया कि एंट आई अ वुमन, कि अगर वो उस जिस एक मतलब ये आपको एंट आई अ वुमन एक भाषण है जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि एक महिला आंदोलन पर मतलब एक बैठक हो रही थी और उसमें स्त्रियां जो थीं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थीं, वही जो मध्यवर्गीय परिवारों की स्त्रियां थीं। तो वो स्त्रियां बातचीत कर रही थीं और एक ये जो ब्लैक महिला थी जो उस ऑडिटोरियम की सफाई करती थी और जिसको ये भी अधिकार नहीं थे कि वो किस तरह के वस्त्र पहन सकती है, किस तरह से बोल सकती है या नहीं, उसने सुनते हुए बीच में आवाज़ लगाकर पूछा था कि क्या मैं स्त्री नहीं हूँ। यानी वो स्त्रियां जो बग्गी में ले जाई जाती हैं वो इस अधिकार के लिए लड़ें कि उनको किस प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ वो स्त्रियां जो सड़कें साफ करती हैं वो ये भी ना पूछ पाएं कि क्या वे स्त्री भी नहीं हैं, क्या वे भी स्त्री नहीं हैं। ये सारा झगड़ा जो स्त्रीवाद का है ये हिंदी साहित्य में भी बहुत हद तक मिलता है, क्योंकि काफ़ी बार ये सवाल किया गया
कि ये आंदोलन जो है क्या पढ़ी लिखी संपन्न स्त्रियों का आंदोलन है। अगर ये उतना भर ही होता है तो इसके अपने संकट होंगे। जैसे कविता में ये हैरानी की बात है कि जब निर्मला पुतुल या नीलेश रघुवंशी कविता लिखती हैं तो उन्होंने एक एक कविता इस तरह के स्त्री विमर्श वाले आंदोलन पर भी लिखी है। और नीलेश कहती हैं कि अभी मतलब तमाम दुनिया की स्त्रियों, तमाम वर्गों की स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि अभी तुम अपने अधिकार की बात मत करना, क्योंकि अभी तो जो मंच आसीन स्त्रियां हैं उनको मुक्त हो लेने दो। तो उनका ये जो स्त्री विमर्श से एक दूरी बनाना है कि जो हमें इसमें भागीदारी नहीं करना है, हमें इसमें शामिल नहीं होना है, क्योंकि ये जो स्त्रीवाद था एक खास तरह की छवि, एक खास तरह की सैद्धांतिकी, एक खास आइडियोलॉजी और विचारधारा को केंद्रित कर रहा था। तो निर्मला पुतुल ने जो कविता लिखी है कि मतलब उसका यहाँ तक है कि मतलब कुछ औरतें गांव में आएंगी जो का नेतृत्व करेंगी, मंचासीन होंगी, एक खास वेशभूषा में होंगी, लेकिन उनका तुम्हारे दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं होगा। तो मैं उस स्त्री विमर्श को सब्सक्राइब नहीं करूंगी, उसका हिस्सा नहीं बनूंगी, क्योंकि अगर आदिवासी जनसमाज को देखा जाए तो वहाँ की स्त्री की सबसे बड़ी समस्या जो है वो उसका दैहिक शोषण है। मतलब हर तरह से, न केवल बाकी ऊपर जाति के लोगों द्वारा, संपन्न वर्गों द्वारा, बल्कि अपने ही वर्ग के भीतर भी स्त्री पुरुष का जो भेद है वो वहाँ दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि स्त्री विमर्श ने एक पड़ाव पार किया है, जो उसने जेंडर और लिंग की अवधारणाओं को अलगाया, जिस तरह से उसने अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से स्त्री मुक्ति का एक मानचित्र कहें या प्लेटफॉर्म कहें या विकल्प कहें, वो सब प्रस्तुत किया। लेकिन स्त्री मुक्ति जो है उससे आगे की बात भी है, क्योंकि हर स्त्री अपने सवालों को अपनी नज़र से देखते हुए सुलझाती है। तो इंटरसेक्शनैलिटी की जो थ्योरी थी उसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि वो ये सवाल पैदा करती है कि मुक्ति की बात जो कर रहा है वो कौन है, किस जगह से बोल रहा है, किस जगह से बोल रहा है, यानी फिजिकल लोकेशन। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि फिजिकल लोकेशन से क्या अंतर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ पर रहने वाली औरत है या एक डेजर्ट में रहने वाली औरत है जिसको पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है, तो उसका मुक्ति का सवाल अलग है। एक संभ्रांत वर्ग की औरत है जिसके पास शिक्षा के, रोजगार के सारे साधन मौजूद हैं, उसके लिए मुक्ति की आकांक्षा का सवाल बिल्कुल अलग है। अब इस सब में एक और बिंदु है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जब भी हम स्त्रीवाद को खारिज करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पश्चिम से आई हुई एक विचारधारा है। हमारे यहाँ तो देखिए शुरू से स्त्रियों को कितनी ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसको देवी की तरह पूजा गया है, उसको सब अधिकार रहे हैं वैदिक जनसमाज में। लेकिन अगर हम भारतीय दृष्टि से स्त्रीवाद की कोई सैद्धांतिकी निर्मित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पितृसत्ता से भी पहले परिवार के ढांचे को देखना पड़ेगा। निश्चित तौर से उसमें पितृसत्ता का रोल तो है, लेकिन स्त्री की श्रम संबंधी जो भूमिका है,
वो क्या क्या काम करती है, माँ का क्या रूप है उसमें, घर में क्या क्या उससे। जैसे मुझे ये बहुत ही विचित्र लगा कि मैं जनाबाई की कविता पढ़ रही थी, तो जनाबाई ईश्वर के प्रति, मतलब कृष्ण के प्रति, विठल के प्रति जो उद्गार व्यक्त करती हैं, तो उसमें एक जगह वो कहती हैं कि मैं झाड़ू लगाऊंगी और तुम कूड़ा बीन देना। मुझे लगता है कि ये खास भारतीय स्त्री का बिंब है। यानी इतना कठोर श्रम इस औरत को करना पड़ता है कि उसके लिए स्त्री मुक्ति का सवाल किताबों की मुक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, क्या उसके निश्चय हैं। तो जिस दिन वो इस कठिनाई से, इस श्रम के जो बोझ जो परिवार उसको देता है, जो भूमिका उसकी बनाता है, जब वह उससे मुक्त हो सकेगी, तब शायद वो, मतलब एक अवधारणा जिसे कहना चाहिए भाई, सिद्धांत जो हैं, सिद्धांत से व्यवहार तय नहीं होते हैं, व्यवहार से सिद्धांत तय होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जो हमारे समाज की, हमारे घर की, हमारे परिवार की ये जो भूमिका है स्त्री को लेकर, जिसको हमने बहुत महिमा मंडित भी किया, और मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि अगर आप श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ें और उसको ही थ्योरी का एक आधार माने, तो महादेवी ने पहली बार ये सवाल खड़ा किया कि जिस मातृत्व को इतना गौरवान्वित किया जाता है, क्या वो एक तरह का षड्यंत्र तो नहीं है इसलिए कि स्त्री अपने संपत्ति अधिकार न मांगे। गायत्री स्पिवाक जब सती की व्याख्या करती हैं, तो पहली बार गायत्री स्पिवाक ने ही तो ये इशारा किया कि सती जो किया जाता था इसलिए नहीं कि उसकी दैहिक शुचिता बनी रह सके, बल्कि इसलिए कि परिवार में उसको संपत्ति में हिस्सेदारी न देनी पड़े। तो कुल मिलाकर के ये परिवार, जिसे मैं डोमेस्टिकेशन, एक तरह से किस तरह से स्त्री को परिवार में ढाला जाता है, किस तरह उसका अनुकूलन होता है, तो ये एक भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम स्त्रीवाद की कोई अलग व्याख्या करना चाहें, तो मुझे लगता है कि ये उसकी आधार भूमि होगी एक बात। तो इसीलिए अब जब हम स्त्रीवाद की या स्त्री संघर्ष की बात करें या स्त्री विमर्श की बात करें, तो वो स्त्री विमर्श केवल जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है वहीं तक सीमित नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा आग्रह है, मतलब जितनी भी मैंने रिसर्च की है उसके आधार पर मेरा ये अनुरोध है कि हमें स्त्रीवाद को अपने बहुत करीब देखना चाहिए, अपने बहुत करीब। जैसे मेरे लिए स्वतंत्रता और बंधन की परिभाषा क्या है, मेरे लिए मुक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है, मेरी बदलती पीढ़ियों में ये मुक्ति की परिभाषाएं किस तरह बदलती हैं, कौन सी चीज़ मुझे स्वीकार है और कौन सी अस्वीकार है, नैतिकता का दायरा मेरे लिए क्या है, दैहिक शुचिता, यौनिकता, ये सब मेरे पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। आर्थिक स्वतंत्रता भी, राजनीतिक अधिकार भी, तो ये सब मेरे वजूद का हिस्सा है। मतलब अगर मैं स्त्री हूं तो मेरी सारी चिंता केवल मेरे होने से शुरू हो और मेरे परिवार पर खत्म हो, ऐसा नहीं है। तो मैं एक देश की, स्वतंत्र देश की स्वतंत्र सोच वाली नागरिक भी हूँ, तो राजनीति में भी मेरा दखल होगा, अर्थतंत्र में भी मुझे राष्ट्रीय मुख्यधारा में पूरी बराबर की भागीदारी के लिए भी मेरा एक आग्रह होगा, और जितने भी वर्ग हो सकते हैं स्त्रियों और स्त्रियों के बीच भी
उनको नेगोशिएट करना, उनके सवालों को सुलझाना, सामाजिक तनावों को कम करना, ये भी भारतीय स्त्रीवाद के चिंतन का एक आधारभूत तत्व है और होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कविता की, कि स्त्री कविता इसे कैसे डील करती है। स्त्री कविता के मायने क्या हैं? मायने मतलब क्या वो स्त्री की लिखी हुई कविता है, स्त्री के बारे में कविता है, या स्त्री द्वारा स्त्री मुद्दों पर लिखी हुई कविता है। अक्सर अभी मुझे एक संकलन तैयार करना है और मैंने कुछ रचनाकारों को ये अनुरोध किया कि वो अपनी कुछ कविताएं मुझसे साझा करें। हैरानी की बात ये है कि हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अपने इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना लेते हैं कि जो कविताएं उन्होंने मुझे भेजी वो सारी वही कविताएं हैं अधिकांशतः जिनमें उन्होंने किसी भी रूप में स्त्री समस्या पर विचार किया है। स्त्री कविता बारिश के आने पर अगर अग्गे पहला डोंगरा लिखते हैं तो एक लड़की भी अगर बारिश के आने पर जो खुशी महसूस करती है या उसको अगर वो अपने सामाजिक परिवेश से ना भी जोड़े तो अगर प्रकृति को आलंबन बना के वह कविता लिखती है तो वह भी तो स्त्री कविता है। अगर वो राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर कविता लिखती है तो यानी कुल मिलाकर के जिसे हम स्त्री कविता कह रहे हैं उसके लिए एक बड़ा शब्द हो सकता है स्त्री रचनाशीलता। लेकिन यहाँ क्योंकि हम कविता पर बात कर रहे हैं इसलिए हम स्त्री कविता इसे कहना उपयुक्त समझते हैं। मैंने जो अध्ययन किया मैं उसको भी थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि 2 किताबें अभी प्रकाशित हुई हैं। एक प्रस्तावित है स्त्री कविता पक्ष और परिप्रेक्ष्य और दूसरी है स्त्री कविता पहचान और द्वंद्व, जिसमें कि मैंने अनेक साक्षात्कार लिए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि क्या आप किसी भी स्त्री की रचनाशीलता को केवल स्त्री विमर्श के निकष पर पढ़ सकते हैं तो मेरा 2 टूक जवाब होगा कि नहीं। और ऐसा करने के ही खतरे हैं कि हमने जहाँ कहीं भी स्त्री रचनाकारों को पढ़ा उन्हें केवल उसी घेरे में बंद करके पढ़ा। तो ये जो विषय आज मैंने दिया अंशु जी के कहने पर, संभवतः मैं इसे स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ भी कह सकती थी। रेखा कस्तवार जी की किताब भी है इस बारे में। लेकिन अगर यानी जो स्त्री कविता है जितनी वो स्त्री पक्ष पर केंद्रित है उतनी ही उसके पार भी है। यानी मैंने ये कोशिश की, मैंने 7 रचनाकारों को लिया था और कई रचनाकारों के यहाँ कविता का जो एक बड़ा इलाका है वो स्त्री सवालों से ही घिरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल उतनी ही कविता लिखी है। तो अगर आप देखेंगे तो बराबर से, लेकिन जब भी हमने पढ़ा, हमने जब भी स्त्री रचनाकार को उठाया या तो उसे वही मानकों पर कसा, यानी उस कविता में पितृसत्ता के कौन से रूप मिलते हैं, उस कविता में संघर्ष के कौन से रूप मिलते हैं, उस कविता में मुक्ति के कौन से सवाल उठाए गए हैं, उस कविता में स्त्रीवाद का सीधे सीधे कैसे उसकी झलक मिलती है। अब ये क्या है? ये ऐसा है कि जिसे आप राग दरबारी में जब श्रीलाल शुक्ल कहते हैं ना कि सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन हो गया था कि आप किसी बिल्डिंग का आगे का हिस्सा चमका दें और पीछे चाहें कच्ची दीवारें ही क्यों ना हो। तो ये वैसा ही है कि आप जैसे कि एक सबका जन क्षेत्र बांट दें कि अच्छा अगर कोई भी चीज़ लोकतांत्रिक ढंग से होनी है तो उसमें एक दलित, एक स्त्री, एक आदिवासी
को आप शामिल कर दें, यानी मुख्य धारा के बीच पुनः एक हाशिया बन जाए, क्योंकि इन्हीं को हम पहले हाशियाकृत कहते रहे और अब हम एक अलग किस्म का कि भाई एक पूरा केक है, एक या रोटी का एक टुकड़ा तुझे भी, एक टुकड़ा तुझे भी, एक टुकड़ा तुझे भी, लेकिन क्या उससे स्त्री कविता को पढ़ने और उसका मूल्यांकन करने के मायने बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसको उतनी ही नज़र से देख रहे हैं, उतने ही सवाल तक देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके मायनों को हम सीमित कर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा लंबा सा विवाद है स्त्री रचनाशीलता और स्त्री आलोचना को लेकर। स्त्री आलोचना जिसे हम कहते हैं, उसमें कई बार ऐसा हुआ, जैसे अनामिका की 3 या 4 किताबें हैं पूरी इस पर, मतलब स्त्रीत्व का मानचित्र सबसे पहले आई थी, जिसमें उन्होंने विचारधारा और तमाम स्त्री आंदोलन और भारतीय दृष्टि, पाश्चात्य दृष्टि, इन सब की चर्चा की थी। उसके बाद शायद स्त्री चिंतन का लोक पक्ष, मन मांझने की ज़रूरत, ये अलग अलग निबंधों के संकलन उनके आए, जिसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्त्री के लिखे को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि स्त्री और पुरुष में उस तरह का भेद नहीं है, क्योंकि भारतीय स्त्रीवाद में परिवार एक इकाई है और उसको केंद्रित करके स्त्री और पुरुष दोनों जो हैं उसके हित के लिए काम करते हैं। दूसरा जो इसका विकल्प था वो ऐसे बना कि मतलब आप किसी भी रचना को स्त्रीवादी आग्रहों पर नापने लगे। अब ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम कविता कहते हैं, जैसे कि मैं कुंवर नारायण की कविताओं पर काम कर रही थी, तो मैंने एक सवाल उनके सामने रखा कि कुमार जीव, उनका जो अंतिम खंड काव्य है, कि उसमें एक जगह जो राजा है जो कुमार जीव को मुक्त करता है और अपने पास ले आता है, वो चाहता है कि उसके राज्य में एक नहीं अनेक कुमार जीव हों, तो वो बहुत सी स्त्रियों को कुमार जीव के पास भेजता है कि उनके गर्भ से और कुमार जीव पैदा होंगे। और कुंवर जी ने, मतलब इसमें जब वो आगे बढ़ती है कविता और कुमार जीव के पास वो स्त्रियां पहुंचती हैं, तो कुमार जीव कहता है कि मैं तुम्हें भोग्या के रूप में ग्रहण नहीं करूँगा, बल्कि शिष्या के रूप में ग्रहण करूँगा, साथी के रूप में ग्रहण करूँगा, और जो मेरे ज्ञान का भंडार है वो मैं तुमसे साझा करूँगा। अब इसी संदर्भ को अगर बहुत पीछे ले जाएं, तो तब भी एक ऋषि मुनि हमारे हुए जिसकी एक पत्नी ने सिर्फ उससे ये कामना की कि वह अपने ज्ञान की साझेदारी उनसे करें। तो अब मतलब ये संदर्भ मैं इसलिए जोड़ रही हूँ कि आप माइथोलॉजी में जाएं, आप इतिहास में जाएं और आप बिल्कुल समसामयिक संवेदना पे जाएं, तो आपको स्त्री के भीतर ज्ञान की जो आकांक्षा है उसकी अपनी मुक्ति के लिए, वो उसी तरह दिखाई पड़ेगी। तो चाहे कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन समाज ने एक लंबे समय से उसे उस ज्ञान से वंचित किया, उसको तरह तरह के दंड दिए गए। अभी गरिमा श्रीवास्तव ने जो मुस्लिम स्त्रियों की आत्मकथाओं पर काम किया है, उसमें वो उसकी ऐसी ही तो आकांक्षा है कि वो घर के किसी कोने में पड़ी रहकर नकल कर कर के भी कोशिश करती है कि वो किसी तरह से वह पढ़ाई लिखाई कर सके। तो ये ज्ञान की आकांक्षा भी स्त्री की आकांक्षा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति भी पैदा हुई है जहां वो पढ़ लिख गई है। अब जो बात हम कर रहे थे कि क्या अगर ऐसे स्त्री है, फिर अगर हम
ये घेराबंदी करें कि हाँ, जब भी एक कार्यक्रम होगा उसमें किसी एक स्त्री स्वर को हमने बोलने को कह दिया किसी ऐसे विषय पर, तो यानी हम बहुत लोकतांत्रिक हो गए कि एक दलित, एक स्त्री, एक आदिवासी सब हो गए, तो ये हमारा समावेशी समाज हो गया। ऐसा करने की अपनी दुश्वारियां हैं, क्योंकि फिर वही है कि कि मैं अपने ही बारे में सोचूं, अपने ही अनुभव लिखूं और उसी के आधार पर मूल्यांकित भी हूं। इसीलिए कृष्णा सोबती या बहुत सारी अन्य रचनाकारों ने इतनी मजबूत स्त्री किरदार देने के बावजूद भी बार बार ये कहा कि मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ। तो ये स्त्रीवाद क्या एक ऐसा नाम क्यों बन गया जिससे उनको अपने आप को अलग करना पड़ा? क्योंकि अगर देखें तो उससे पहले किसने स्त्रीवाद की प्रतिस्थापना उस रूप में की? ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि मूल्यांकन की कसौटी कविता की केवल ऐसे स्त्री संदर्भ नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो वो पुरुष की रचना की भी, जैसे कुमारजीव के माध्यम से कुंवर नारायण की कविता की स्त्री चेतना क्या है उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन आज भी मुझे याद नहीं आता एक या दो रचनाकारों को छोड़कर कि किसी ने, मान लीजिए कृष्णा सोबती ही हैं, तो किसी ने कृष्णा सोबती की राजनीतिक चेतना पर पीएचडी की हो। उनकी भाषा पर, उनके स्त्री किरदारों पर तो बहुत पीएचडी हुए, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उस पर कोई पीएचडी नहीं हुआ। तो क्या हम फिर से एक तरह की घेराबंदी में कैद हो जाएंगे ऐसे मानकों को लेने से? तो ये सारे सवाल जो हैं लगातार हमें एंगेज करने पड़ेंगे, मतलब इन पर बातचीत होते रहना चाहिए। अब स्त्री कविता जो है, मतलब स्त्री रचनाकारों ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें गजब गजब के समीकरण हमारे सामने आते हैं। जैसे कि कोई फिल्मों पर लिखे, एक युवा कवित्री हैं विपिन चौधरी, उन्होंने कुछ एक कविताएं फिल्मों की जो खूबसूरत किरदार हैं उन पर लिखी। जैसे विद्या सिन्हा पर उनकी एक कविता है, फूलन देवी पर उनकी एक कविता है, एक कविता जितेंद्र श्रीवास्तव की प्रवीण बॉबी पर भी है, और पिछली बार शायद मैंने कहा था अनुशक्ति सिंह ने जुबेदा फिल्म पर एक कविता लिखी। तो ये जो सारे निकष हैं ये पहले तो स्त्री आलोचना में शामिल नहीं है, ये स्त्री पक्ष की कोई मानक नहीं है। तो क्या इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? औरतों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या बात कही, क्या ये हमारे लिए मानीखेज नहीं है? तो मेरा कहना ये है कि स्त्री कविता को केवल स्त्री सवालों तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। एक मेरा और भी आग्रह है कि कई बार स्त्री हो या पुरुष रचनाकार, स्त्री का जिस रूप में चित्रण उसके साहित्य में होता है ये देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसका शिकार स्त्री लेखन भी हुआ, और नीलेश की कविता है इस पर, मतलब कि कैलेंडर एक कविता है जिसमें वो कहती हैं कि औरतों से कहती हैं कि मतलब तुम जो कैलेंडर पर हंसने वाली एक औरत है वो ऐसे दिखती है जैसे उसे कभी कोई दुख ना हुआ। जैसे हमारे एकता कपूर के सीरियलों में जो औरतें दिखती हैं कि ऐसे लगता है कि कोई दुख द्वंद से वो गुजरी ना हो, तो वो उन स्त्रियों से अपील करती है कि अपनी छवि को केवल इतना मोहक मतलब इतने तक ही सीमित ना करें, ऐसे मोहक सौंदर्य तक ही सीमित ना करें। तो ये जो बात है कि अब आप कथा लेखन में ये बहुत हुआ कि जैसे आप स्त्री का
चित्रण कर रहे हैं तो आप क्या वैसी ही चटखारे वाली भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करने लगते जो बाज़ार की मांग है। तो बाज़ार जो है वो आपको एक मतलब ख़ास तौर पे पिछले 30 बरस का जो इतिहास है वो तो हिंदुस्तान में भी और दुनिया में तो उससे भी बढ़कर कि एक बड़ा दायरा प्रेजेंट करता रहा कि आप किसी भी साहित्य का मूल्यांकन कैसे करें, वो आपको विषय भी देता रहा। क्योंकि बाज़ार ने ही ये तय किया कि अगर आप एक ख़ास तरह का मेरी नज़र से कुछ कविताएं गुजरी हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ऐसी कविताएं जो थीं, श्रद्धा जी कुछ कविताएं का जिक्र भी करेंगे, लेकिन मेरे जहन में इस समय कोई और कवि हैं कि उन्होंने स्त्री का जो वर्णन किया वो इस तरीके से किया कि मतलब उसमें वो भोग्या ही अधिक दिखती है। मतलब चाहे सहानुभूति की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन जो शब्दावली की इस्तेमाल की उसमें ऐसा लगता था कि जैसे आप उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहते हैं या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं या समाज जो है वो उसको बिंब जो वो बनता है कि वो गंडेरी की तरह चूस कर खाना चाहता हूँ। मतलब खैर जो भी है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो विषय आप चुनते हैं, जिस तरह से आप उसका वर्णन करते हैं, तो आप स्त्री होकर भी हो सकता है कि स्त्रीवादी ना हो, आप स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हो, आप स्त्री संघर्ष की बात कर रहे हो, लेकिन वो संघर्ष बहुत हद तक एक फ्रेमवर्क है संघर्ष का जो आप पर लाद दिया गया है और आप उसी तरह की बात कर रहे हैं। ये जो कंट्रोलिंग है बाज़ार की, ये दिखाई नहीं देती है साफ साफ, लेकिन होती है। और जिसे कहना चाहिए कि ये भी एक तरह का अनुकूलन है कि जैसे औरत का चुप रहना एक अनुकूलन है, या बहुत ज़्यादा बोलना, या अपने बारे में बोलना, या अपनी यौनिकता के बारे में ही ज़्यादा बोलना, ये भी एक तरह का अनुकूलन ही है। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। एक और परिवर्तन जो मेरी नज़र से गुजरा है वो है कि अगर हम 1950-60 के रूप में मतलब साल में जो कविता लिख रही हैं, फिर अकविता के दौर की कवित्रियाँ हैं या उसके बाद की कवित्रियाँ हैं, तो एक दौर वो था जहाँ बिल्कुल भी वो अपने लिंग के आधार पर, मतलब कथा साहित्य में तो उस समय बहुत ऐसी कहानियाँ आ रही थीं जहाँ मध्यवर्गीय स्त्री की उस पीड़ा को दिखाया जा रहा था कि वो घर और काम के बीच में जो पढ़ी लिखी स्त्री है, जो बटी हुई है और अपने अस्तित्व के प्रति सचेत है, वो कैसा अनुभव कर रही है। लेकिन कविता में ऐसी बात नहीं भी थी और ऐसी एक धारणा थी कि जो कवि है वो केवल कवि है और वो स्त्री और पुरुष नहीं है। उसके बाद फिर मतलब मैं जो बात कर रही हूँ वो कीर्ति चौधरी, इंदु जैन, इन सब के समय की कर रही हूँ। उसके बाद मोना गुलाटी, मनिका मोहिनी की कविता के दौर की कविताएं भी आईं। और मैं इसी क्षण रुक के पहले सुमन राजे का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा और उसमें आपको तमाम नाम मिल जाएंगे जिनको कि अगर आप ढूंढें तो उससे कुछ ऐसे निष्कर्ष सामने आएंगे जिनके बारे में पहले हमने सोचा नहीं। फिर उसके बाद भी बहुत सी कवित्रियाँ आईं जो कभी ये तय नहीं कर पाईं कि कोई अगर आपको कवि रूप में ना पहचान कर और स्त्री लेखन या पुरुष लेखन के वर्गीकरण में रखकर पहचानता है तो क्या वो आपको छोटा करना चाहता है। तो जैसे गगन गिल ने स्वयं यह अनुभव साझा किया मेरे साथ।
मगर मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रही थी कि इस स्त्री के ढांचे में लिखने के कुछ लाभ भी हुए। जैसे माँ पर जो कविताएं अगर हम इकट्ठा करना शुरू करें तो एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही भावात्मक नज़रिए से माँ को देखा गया है। लेकिन जो इस पीढ़ी, जो लड़की अब जवान हो रही है, वो जब माँ के संघर्ष को देखती है तो वो बहुत अलग ढंग से देखती है। तो ये परिवर्तन पैदा होता है। पुरुष को देखती है, पिता को देखती है तो भी एक अलग ढंग से देखती है। वो केवल विरोध करने के लिए नहीं देख रही, मतलब पिता की सीमाएं भी हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं और उसकी ताकत भी है। तो एक बार वो उसके प्रति भी सहानुभूति और संवेदनशीलता से देख रही है। सिर्फ श्रवण कुमार बेटा ही हुआ करता था और बेटी नहीं हो सकती, ये जो पैराडाइम था इसको भी तोड़ रही है। वो अपनी माँ का सहारा होना चाहती है। माँ ने जिस तरह का दुख सहा है उस सब का प्रतिकार करना चाहती है। पिता ने जिस तरह का दुख सहा है उस पर मरहम रखना चाहती है। तो यहाँ आकर के उसकी संवेदनशीलता उसकी लैंगिकता के पार पहुँच जाती है। इसीलिए वो स्त्री पक्ष के पार भी उतना ही है जितनी कि वो स्त्री पक्ष के घेरे में है। तो इन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ अगर आप मतलब मुझे तो लगता है कि 2010, वैसे कोई ऐसा मानक है नहीं, लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल की कविताएं देखूं तो जो लड़कियां कविता लिख रही हैं उसमें दो तरह की प्रवृत्तियों को हम रेखांकित कर सकते हैं। प्रवृत्तियां बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मतलब 2 तरह के ट्रेंड जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये कि ये लड़कियां बेझिझक लिख रही हैं। दूसरी बात ये है कि कई बार क्योंकि स्त्रीवाद की ऐसी प्रतिष्ठा हो चुकी थी तो सब ने कोशिश की कि कुछ न कुछ कविताएं वो ऐसी ज़रूर लिखें जिनका सीधा या परोक्ष संबंध किसी न किसी रूप में स्त्रीवाद से हो, स्त्री की मुक्ति की अवधारणा से हो, स्त्री के दुख दर्द से हो, उसके संघर्ष से हो। और दूसरी बात ये थी कि एक ये जो फिर से मैं कहूँगी कि ये बहुत मेरा चुना हुआ शब्द नहीं है, लेकिन एक स्त्री स्वभाव में जो एक उन्मुक्तता, जो एक बिंदासपन आया है, उसके प्रति भी ये लड़कियां सचेत हुई हैं और उसे वो अपनी हिम्मत, अपने साहस से जैसे उन्होंने अर्जित किया है और उसकी अभिव्यक्ति भी उनकी कविताओं में हो रही है। मेरा ये मानना है कि हम पिछली बार किसी एक और बातचीत में मैंने कहा था कि फेसबुक पर जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो किसी ने ये चिंता जताई थी कि फेसबुक पर जो लिखा जाता है वो शायद उतना गंभीर नहीं होता और उसे उस गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इसमें दोनों ही पक्षों से मेरी सहमति है, क्योंकि सच और मतलब सही और गलत दोनों बातें ये हो सकती हैं। फेसबुक पर जो कविता लिखी जा रही है हो सकता है कि वो लंबे समय तक स्थायी ना हो, लेकिन जिनके लिए संस्थाओं के या संस्थाबद्धता के कारण जो दरवाजे बंद हैं, वो लड़कियां अगर वहाँ अपनी बात कह पा रही हैं तो उसको हम यूं ही खारिज नहीं कर सकते। ये मेरा विनम्र अनुरोध भी है और ये स्त्री चिंतन पर मेरी एक सोची समझी पोजीशन भी है, क्योंकि जिसको आप कोई भी अभिव्यक्ति का रास्ता नहीं देंगे, वहाँ ये जो मुक्त माध्यम है ये कम से कम उसे अपनी आवाज़ उठाने की जगह दे रहे हैं और इस मायने में ये एक लोकतांत्रिक स्पेस बनाते हैं जिसकी हमारे समाज में अपनी भूमिका है और वो भूमिका
हमारे चिंतन में भी होनी चाहिए। तो जो हमारी सैद्धांतिकी है उसका हमारे व्यवहार से कोई संबंध ना हो, और जो हमारा व्यवहार है उसका हमारे सिद्धांत से कोई संबंध ना हो। इस तरह ना तो व्यावहारिक पक्ष ना ही सैद्धांतिक पक्ष एक दूसरे को पुष्ट कर पाएंगे। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि जो भी स्त्री चिंतन है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, और गतिशील प्रक्रिया धीरे धीरे जो जो बातें उभरेंगी वो हमारे चिंतन में रहेंगी भी और नहीं भी रहेंगी। शेफालिका यहाँ संकेत कर रही है कि राजकमल ने फेसबुक की रचनाओं को लॉकडाउन विशेषांक में स्थान दिया है। तो इसीलिए दिया है कि वो कुछ रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे मुझे पता है कि शुभम श्री का जब हम नाम लेते हैं तो शुभम श्री ने इसी तरह कविता लिखना शुरू किया था। तो हो सकता है कि जो और भी हमारे बहुत सी साथी हैं उन्होंने फेसबुक पर ही एक जगह बनाई है, लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ कहना चाह रही थी, और वो थी सिद्धांत के बारे में कि सिद्धांत कैसे बनते हैं। तो जिस समय पर पिछले राजकमल का मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि राजकमल प्रकाशन समूह के पन्ने पर जब मैंने ये बात लिखी कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्त्री लेखन और पुरुष लेखन के बीच एक अंतर को हम बहुत ही बारीक अंतर होता है उसे रेखांकित करना। तो अगर आप स्त्रियों के बिंब देखें कविता के, ठीक मीरा से शुरू करके, अब हो सकता है हमें पूछना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि भक्ति काल में केवल मीरा ही है जो वो कह रही है कि वो सास और ननद ने उसे कितनी तरह की यातनाएं दी हैं। तो क्या सास और ननद की दी हुई यातनाएं सामाजिक स्त्री के सामाजिक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर अब आप उसे धीरे धीरे मतलब बाद के बिंबों तक आएं तो अनामिका की एक कविता है फर्नीचर। वो फर्नीचर कविता जो कहती है कि मैं रोज़ इन्हें झाड़ती हूँ लेकिन यही हैं जो मुझे कभी नहीं झाड़ते। ये भाषा, ये अनुभव, ये बिंब एक स्त्री का ही लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है। अब यूं तो हम ये कहते हैं कि जो रचनाकार है वो पर काया प्रवेश करता है। इसी तरह मुझे एक कविता राजेश जोशी की याद आती है। उसमें एक बिंब है जहाँ पति जो है वो चाय बनाने के लिए रसोई घर में गया है और उसे चीनी का डब्बा और चाय पत्ती का डब्बा नहीं मिलता, और वो पत्नी को आवाज़ देकर कहता है और पत्नी कहती है कि तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो सकेगा। वो अपनी गृहस्थी में खुश है। अब अगर ये कविता किसी स्त्री ने लिखी होती तो इसकी व्याख्या अलग होती, लेकिन अगर यही कविता एक पुरुष की कलम से आती है तो कभी कभी ये संदेह होने लगता है कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप हमने अपने मन में बना रखा है, क्या ये उसके कारण ही तो नहीं हुआ कि एक बहुत ही गार्हस्थ्यिक प्रेम का रागात्मक चित्र हमारे मन में है जिसमें पति और पत्नी के रोल तयशुदा है और वो उस पूरी गृहस्थी में अपने आप को कुछ ऐसे रोमानी ढंग से फिट किए हुए है कि उसके वो मतलब दोनों के लिए सुखकर है। इसमें कोई विरोध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, लेकिन दोनों के लिए जो सुखकर है वो किस सामाजिक ढांचे को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इस कविता की व्याख्या करते हुए इस पर भी विचार हमें करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कोई भी रचना हो, आलोचना का धर्म ये है
कि वो उस रचना के मर्म तक पहुंचकर उसी से सवाल पूछे और उसी के जवाब ढूंढे, तो उसके भीतर से जो ये छोटे छोटे अंतर पाठ निकलते हैं, अगर हम उनको फिर से पढ़ने लगें, इस नज़रिए से पढ़ने लगें कि वो किसने लिखे, कहाँ से लिखे, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, तो हमें कुछ और नतीजे मिलेंगे। और वो जो नतीजे हमें मिलेंगे उनसे अगर हम कोई समीकरण बनाते हैं तो कविता और आलोचना दोनों के पाठ बदलेंगे, ये मेरा मानना है। तो स्त्री कविता को पढ़ने के मानक बदल भी सकते हैं और जो मानक हैं उन्हें फिर से देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए, स्त्रीवाद के घेरे से बाहर जाके देखा जाना चाहिए। ये मेरे अध्ययन विश्लेषण का एक निष्कर्ष है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहती थी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चिंतन संस्था की और उन छात्रों की जिन्होंने मुझे सुनना चाहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ जो मुझसे जुड़े हैं, उनमें पंखुरी हैं, शेफालिका हैं, श्रद्धा जी हैं, प्रोफेसर मुकेश गर्ग हैं, मेरे कॉलेज के कुछ साथी हैं, रेखा उप्रेती हैं, उमा हैं, नवीन तिवारी हैं। तो ये सब लोग उनके होने से विचार विमर्श को बल मिलता है और हमारी बातचीत बनी रहती है। मेरी प्राध्यापिकाएं भी यहाँ हैं, डॉक्टर वीना महाजन, डॉक्टर विजय लक्ष्मी वाधवा, जिनसे मैंने पढ़ना लिखना सीखा। सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और अगर कोई नाम मुझसे छूट रहे हैं तो मुझे क्षमा करें। जो भी यहाँ जुड़े हैं उन सब के प्रति मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। धन्यवाद।